आवाज आ रही है क्या? क्लियर आ रही है, क्लियर, बोलिए। जी ठीक, उसको म्यूट करना होगा। आप बोलिए। इन लोगों की जितनी लड़ाई बाहरी लोगों से है, उससे अधिक लड़ाई इनके आपस में है, और ये इनका इतिहास है। तो जो मुख्य बात है कि ये जो मिडिल ईस्ट वाला या वेस्ट एशिया वाला पूरा क्षेत्र है, इसमें इस्लाम के जन्म से आज तक एक भी स्वाभाविक राष्ट्र नहीं था। ये जो सऊदी अरेबिया आज जिसको कहते हैं मक्का मदीना तैफ, जहां इस्लाम का जन्म हुआ, वो छोटे छोटे खाना बदोश बद्दुओं का स्थान था। और उस समय भी जो रसूल पैगंबर थे वो इस पूरे क्षेत्र को नहीं जीत पाए थे, बस मक्का मदीना तैफ के आसपास का क्षेत्र इन्होंने जीता था, और जो पूरा कोस्टल प्लेन था ये तो बाहर था। और उनके जीवन काल में ही मुनाफिक और मुशरिकों की गंभीर समस्या हो गई थी। तो ये आर्टिफिशियल स्टेट यहाँ डालना क्या हुआ, मानो कोढ़ में खुजली। कोढ़ क्या था? सेक्टेरियन, ट्राइबल, एथनिक और भाषा संबंधी रक्त रंजित विवाद यहाँ 7वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक थे। अरब तो इनके गुलाम थे, जो 1936 के आसपास ब्रिटिशर्स ने बहाबियों का कंट्रोल देके इनको ओटोमन से फ्री करवाया। अब जो दूसरी खास बात है, सारे के सारे फेल्ड स्टेट क्यों है? क्योंकि एक सफल राष्ट्र होने के लिए उसका एक साइजेबल, एक मतलब एक ऐसा आकार होना चाहिए जहाँ पर्याप्त जनसंख्या हो, उसके जीवन यापन के साधन हो, व्यापार के साधन हो, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो। और ध्यान से देखिए, ये पूरा मिडिल ईस्ट का क्षेत्र 20वीं शताब्दी में ऑयल एक्सपोर्ट करता है। 20वीं शताब्दी के पहले इसके पास कोई मेजर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। थोड़ा सा कारपेट वारपेट बना लेता है, थोड़ा बहुत अगरबत्ती बना लेता है, और ऐसा ही कोई छुटुर पुटुर चीज बना लेता है। मैन्युफैक्चरिंग से इस क्षेत्र का कोई रिश्ता, एग्रीकल्चर से इस क्षेत्र का कोई रिश्ता नहीं है। और इन दोनों से नहीं रिश्ता होने का कारण क्या है? के कारण ट्रेड भी नहीं है। ट्रेड नहीं है तो बैंकिंग भी नहीं है। लेकिन हम लोग जो नरेटिव पढ़ते हैं, वो नरेटिव में क्या पढ़ते हैं? यहाँ बड़े बड़े साम्राज्य हैं। ये साम्राज्य नरेटिव, जहाँ खेती नहीं है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जहाँ ट्रेड नहीं है। अरे इस्लाम में ब्याज लेना और देना दोनों हराम है। अल्लाह से शत्रुता करना है, अल्लाह उनको चुन चुन कर मारेंगे, और बिना ब्याज के ट्रेड कैसे संभव? मुनाफे को जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल बनता है, और इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है ब्याज का होना। तो जो दूसरी बात मैंने कही वो ये कि ये जितने नन्हे नन्हे पिद्दी पिद्दी आर्टिफिशियल स्टेट बनाए गए, ये कोई भी साइजेबल नहीं है जनसंख्या की दृष्टि से। ये मोटा मोटी पशुपालक समाज है। कब तक? अभी हाल तक भाई, 1930 तक, कुछ क्षेत्र 1940 तक, ये कतर वतर दुबई उबई 1960 1970 तक, और बहुत से क्षेत्र होंगे जो 80 तक। कारण विशाल भूभाग में खेती तो है ही नहीं, और जो इनके यहाँ ये अचानक तेज विकास दिख रहा है, ये 73 के बाद जब तेल का दाम चौगुना किया, फिर 5-7 साल बाद 1.5 गुना किया, 2 गुना किया, तो जो पेट्रो डॉलर जो तैयार हुआ, उस पेट्रो डॉलर का एक बड़ा हिस्सा तो यूरो अमेरिकन बैंक्स में जमा हो गया, और एक हिस्से से
यूरो अमेरिकन कंपनियां पैसा लेकर इस पूरे क्षेत्र में, जिसको डेवलपमेंट भी, विकास, अर्बनाइजेशन वगैरह कहते हैं, वो किया। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है पिछले 50 साल। चीन में हम क्या देख रहे हैं? 1990 के बाद अमेरिका और यूरोप अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर करते हैं चीन में, और उसके पहले साउथ ईस्ट एशिया में भारत आ रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में कोई मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर नहीं होती है। वो नहीं करते, वो तो ठीक है, तुम क्यों ना ले आए भाई? जबकि पेट्रोल के ऊपर ही एक तरह से यूरोप अमेरिका की लाइफ लाइन चल रही थी। ये नहीं ला पाए क्योंकि इनको स्टेट क्राफ्ट नहीं आता है। नरेटिव है कि कोई बगदाद का साम्राज्य था, कोई हारून का साम्राज्य था, कोई मुगलिया साम्राज्य था। मुगलिया तो यहाँ कहीं थे ही नहीं, मंगोल लोग तो सनातनी लोग थे। तो कोई ये तुर्की जो सेंट्रल एशिया के सनातनी आके बैठे, जिसको ये ओटोमन एम्पायर कह रहे, उनका कोई बड़ा साम्राज्य था। कोई डाटा नहीं देता है। आदमी कितने थे, नगर कितना था, खेती कितनी थी, मैन्युफैक्चरिंग कितना था, मकान कितने थे, सड़क कितनी थी। ये सब भारत में तो हम लोगों के पास रिकॉर्ड उपलब्ध है, यहाँ नहीं है। और इसको जानने का बहुत सीधा तरीका है, यहाँ की टोपोग्राफी, क्लाइमेट को देख लिया जाए तो। एक ये साइजेबल नेशन स्टेट नहीं बनाए गए, नेशन है ही नहीं। हर स्टेट के भीतर 3, 4, 5 नेशन है, और एक ही नेशन बराबर के 3, 4 स्टेट में बिखरा हुआ है। जैसे शिया 3 जगह, कुर्द अलग है, बहाब अलग है। मैं तो सबका नाम भी नहीं ले पा रही हूँ। इस पर अनेकानेक किताबें हैं जिनको देख सकते हैं। दूसरा जो इनके फेल होने का एक बड़ा कारण है, वो ये है कि अमेरिका ने जब रूस को निपटाने के लिए, बाद में चीन को निपटाने के लिए, अपने सारे शत्रुओं को निपटाने के लिए इन्हीं को सैनिक बनाकर मरवाने का उपाय किया, तो इनको सैनिक बनाने के लिए जिहादी एलिमेंट बनाया। इनको बताया कि देखो भाई, तुम तो इस्लामिस्ट हो, तुम्हारे यहाँ तो जिहाद बताया गया है, देखो तुम जाकर रूसी लोगों से जिहाद करो। तो सामान्य लोगों में जिहाद का नशा और उन्माद खड़ा किया किसने? मुल्ला मौलवियों को दोष मत दीजिए, यूरोप ने और अमेरिका ने। मैं यूरो अमेरिका एक साथ प्रयोग कर रही हूँ। यूरो अमेरिकन ब्लॉक ने जिहादी फैनेटिसिज्म यहाँ खड़ा किया। लेकिन अगर इस्लाम में स्वयं वैसे किसी जिहाद की, शत्रु से लड़ने की, विजय पाने का वैसा सामर्थ्य होता, तो ये जो 30-35 देश हैं, इन देशों की सेनाएं लड़ने तो कभी नहीं निकली। इराक को जब अमेरिका कूट रहा है तो 5-7 देश मदद कर रहे हैं। ईरान को जब अब इजराइल कूट रहा है तो 5-7 मदद कर रहे हैं, 5-7 चुप हैं। हमास को जब इजराइल कूटा, और इजराइल जब कहते हैं, अमेरिका साथ में जोड़ लीजिए। हम जब जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो हमको ये सब चीजें ध्यान में रखनी होंगी। तो कहीं हम नहीं देख रहे हैं जबानी जमा खर्च, उन्मादी भाषा तो बहुत है, किंतु बैटल फील्ड में चीन आता है तो भारत की सेना लड़ती है, भारत की जनता सेना के मदद के लिए काम करती है। भारत की जनता नहीं कहती है हम चीन से लड़ने जा रहे हैं सीमा पर। पाकिस्तान से जब 62 और 71 और 99 की जब लड़ाई होती है, बांग्लादेश से जब लड़ाई होती है, तो सेना लड़ती है। जब
टेररिज्म के नाम पर वहां के सामान्य लोगों को ट्रेनिंग देकर खड़ा किया जाता है। तो इससे पर आप क्या करते हैं, संसार में उनके विरोध में आक्रोश पैदा करते हैं और उनकी वास्तविक लड़ने की क्षमता तो बहुत सीमित है, लेकिन उनके विरोध का रोष तो कई गुना अधिक पैदा होता है। तो उसमें वो संसार में अलग थलग पड़ते हैं। जैसे अभी हुआ हमास वाले मामले में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। एक बार आदित्य जी ने भी मुझे कहा, तो हमने कहा प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकन स्टेट प्रदर्शन करवा रहा है, लेकिन इसके बरक्स इस मिडिल ईस्ट में हम एक भी मुस्लिम स्टेट नहीं देखते हैं जो कूटनैतिक ढंग से यूरोप की कूटनीति को काउंटर करे। अब इस बात को भी मैं यहीं छोड़ रही हूँ। अब एक अगली बात खड़ा कर रही हूँ। भाई, अगर इन लोग को लड़ाई लड़ने का अभ्यास रहा होता तो पता होता एक साथ कई फ्रंट नहीं खोले जाते हैं। और इन बावलों ने तो सारे संसार को न्योत लिया, भारत को न्योत लिया, रूस को न्योत लिया, ऑस्ट्रेलिया को न्योता दिया। ऑस्ट्रेलिया वाला कहता है हमारे यहाँ घुसना मत। यूरोप को न्योता दे दिया, अमेरिका को न्योता दे दिया, अफ्रीका को न्योता दे दिया। जबानी जमा खर्च के अलावा इस पूरे इस्लामिस्ट ग्रुप का एक सिंगल एलाई नहीं है। चीन इनका एलाई थोड़ी है। चीन गधे को इतना नहीं पता कि 800,000 किलोमीटर का हम सुरंग खोद रहे हैं, इसको उड़ा देने में कितना टाइम लगेगा। हम लोगों ने आंख से देखा, 4 या 6 महीने में सारा खेल बराबर हो गया। हमास से जब 1200 लोगों को मरवाया तो क्या हुआ, संसार में इतना भयंकर जनमत इनके खिलाफ हुआ कि इजराइल के ये संभव हो पाया पूरे गाजा के 20-25 लाख लोगों को भगाकर उबलते रेगिस्तान में, वो जो दक्षिणी गाजा कहते हैं मिस्र के पास, वहां पर भेड़ बकरी से बदतर हालत में इकट्ठा कर दिया और इजिप्ट इनको नहीं ले जा रहा है। तो अगर इनको स्टेट क्राफ्ट आ रहा होता, अगर इनको वो उस्मानी और कौन कौन साम्राज्य वस्तुतः रहे होते, तो इनको पता होता इजराइल को मत छेड़ो। या 10 साल से मोदी जी को आप लोग देख लीजिए, सारी दुनिया घूम रहे हैं, इतना यहाँ हल्ला बकबक हुआ, सारी दुनिया घूम के क्या कर रहे हैं, अपने एलाइज तैयार कर रहे हैं कि देखो भाई, मैं तुमको यहाँ मदद करूंगा, मैं ये करूं तो जरा मदद हमको नहीं चाहिए, लेकिन जरा चुप रहना। 370 में सब चुप थे, वक्फ में सब चुप है, अयोध्या में सब चुप हैं, और ये पाकिस्तान जब टूटेगा तो सब चुप रहेंगे। इस्लामिक दुनिया ने अपने खिलाफ भीषण नरेटिव तो तैयार करवा लिया, घृणा का, वास्तविक समर्थन तो कहीं नहीं। एक और, स्टेट क्राफ्ट इन लोगों को आता अगर इनके पास वास्तविक साम्राज्य रहा होता, तो स्टेट क्राफ्ट का तो सबसे एसेंशियल पार्ट है इंटेलिजेंस, जासूसी। ये इजराइल पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, इतना बड़ा देश, उस पूरे इलाके में हनिया कोई है मोसाद वाला, वो जाके ईरान में बैठा है किसी कमरे में, किस समय कमरे में घुसा उस समय बाहर बैठा एक आदमी बटन दबा रहा, वो उड़ जा रहा। ये बिना ईरानियों के सहयोग के संभव है? हिजबुल्लाह का वो नसीरुल्लाह कितने मंजिल नीचे चूहे की तरह बैठा है। इजराइल का भय देखिए,
पहला काम होता है शत्रु का मनोबल तोड़ना। जिस शत्रु का सबसे बड़ा रूहानी लीडर नसीरुल्लाह 3 मंजिल नीचे चूहे की तरह बिल में बैठा है, उस बिल में आउट। तो भाई तुम लोग अगर यहूदियों को न्योता दे थे लड़ने का, तो इंटेलिजेंस तो रखे होते। कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान को साफ करवाने में बहुत गंभीरता से मैं कह रही हूं, ईरानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ईरानी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, ईरानी इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट लगा हो। अभी एक जो वीडियो बहुत चल रहा है ईरान के किसी राष्ट्रपति का, कि साहब हम लोगों ने मोसाद को काउंटर करने के लिए जो टीम बनाया वो मोसाद वालों का टीम था। यानी इंटेलिजेंस, जासूसी तुमको नहीं आती है, तुमको गाल बजाना आता है। जासूसी नहीं आती है तो लड़ाई नहीं आती है। गाल बजाने से लड़ाई नहीं होती है। गाल बजाने से दूसरे जो होते हैं उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगी, उसकी चर्चा के लिए बाबर को थोड़ा पढ़ लिया जाए। लेकिन गाल बजाने से तो केवल पिटाई हो। ओसामा बिन लादेन इनका हीरो एबटाबाद में पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एक घर में बैठा है, एक कमरे में बैठा है। अमेरिका से आदमी उड़ के आ रहा है, गोली दाग रहा, कमरे में जाके गोली दाग रहा है। ये बिना पाकिस्तानियों को, बिना पाकिस्तानी मियाँ को साथ में लिए हुए संभव है क्या? समय पूरा हो रहा है, मैं समेट रही हूँ। एक दो बात और बता दूं, और नहीं होगा तो एक पूरा वार्ता मैं इस विषय पर विस्तार से करूंगी, एक या दो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तुम्हारे पास तेल आया, ये तो एक फैक्ट है कि तेल आया। आवाज जा रही है ना मेरी आदित्य जी? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो भाई तेल का पैसा संभालना तुमको क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम्हारे पास ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग का कोई अनुभव नहीं था। तेल तुम्हारे यहाँ, उसका खोजना, उसका एक्सकवेशन, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी ट्रेडिंग, यूरो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट। 73 के बाद इम्पोर्टेंस फील करने के कारण तुमने तेल का दाम बढ़ा दिया। अकूत पैसा आया, अकूत पैसा पेट्रो डॉलर बन के यूरो अमेरिकन बैंक में जमा हो गया। तुमको उस पैसे को कंट्रोल करना भी नहीं। तुम अगर, तुम मतलब इस्लामिस्ट लोग, अगर ऐश्वर्य, वैभव, समृद्धि, विपुलता, राजकाज अगर जान रहे होते, तो ये पैसा तुम हैंडल करते कि यूरो अमेरिकन बैंक और यूरो अमेरिकन कंपनीज करती? तुमको सारी दुनिया जीतने का शौक था, तो हथियार तुम बनाओगे कि उधार वाला हथियार ले आओ? पेजर देख लिया, ये एक पेजर है जो पब्लिक डोमेन में है। 18 पेजर और है भाई, 5-7 पेजर मैं गिना रही हूँ। मुंह में डालने वाली दवाई, इंजेक्शन वाली दवाई, टीका वाली दवाई, किसके देह में काका डाला है यूरोप अमेरिका? तुम्हारा एसी, तुम्हारा रेफ्रिजरेटर, तुम्हारा पता नहीं ये गैजेट्स जो हैं, इनमें कौन कौन सा गैस डाला है वो सब। मेरे को अपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक शरारत याद आ रहा है, पब्लिकली कह दूं।
मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर थी और वाइस चांसलर थे एक सिम्हाद्री महोदय। उत्पात का लिमिट, लुच्चेपन का लिमिट। तो मैंने एक दिन उनको फोन किया, मेरी पॉपुलैरिटी थी, वो छात्र यूनियन, टीचर्स यूनियन, कर्मचारी यूनियन। तो हमने कहा डॉक्टर साहब सावधानी से रहिएगा, क्या पता पंखा का कोई स्क्रू ढीला हो। तो बोले मैडम मैं तो अस्पताल चला जाऊंगा, मेरे दांत में दर्द है। हम बोले डॉक्टर साहब करिएगा मत, कौन सा इंजेक्शन लग जाएगा, क्योंकि मेडिकल वालों से उसने पंगा लिया था, एमडी और एमएस वाले स्टूडेंट के साथ। शहर छोड़ के भाग गया। क्यों भाग गया? था भारतवासी। ये सब दिन भर यूनाइटेड स्टेट्स से पंगा ले रहे हैं, दिन भर ये सब यूरोप वालों को गाली दे रहे हैं। और अमेरिका भी सारा आना चाहते हैं, अमेरिका आना भी चाहते हैं। हाँ, और वहां जाके उत्पात भी करना चाहते हैं। और पेजर कहां से आएगा? एक पेजर है भाई, तुम्हारे अंग अंग में कै पेजर है, कोई अंदाज है? तुम्हारे सोसाइटी में कितने पेजर हैं, कोई अंदाज है? तो बता रही थी फेल्ड नेशन नहीं, फेल्ड स्टेट। तुमको स्टेट क्राफ्ट नहीं आता है। केवल पिछले 1400 साल में तुम्हारे पास स्टेट क्राफ्ट था, ये नहीं कि नहीं था। 1400 साल पहले भी स्टेट क्राफ्ट नहीं था। ये जो फॉल्स नैरेटिव 100-150 साल में रचा है यूरोप वालों ने, इन सबों को लल्लू बनाने के लिए, क्या कि कोई फर्टाइल क्रेसेंट है। क्या है वो? दजला फरात दो नदी, क्या बोलते हैं, यूफ्रेटस और ये जो टिग्रिस, ये टिग्रिस। टिग्रिस। अरे गधों, उसको तुम लोग तो वहां रहते हो, तुमको तो पता है वो फर्टाइल है कि हवा में उड़ता हुआ और गीला, दोनों स्पेशल टाइप का रेगिस्तान है, जहां घास का दाना नहीं है, जहां पेड़ नहीं है। तुम तो रहते हो ना वहां। फर्टाइल क्रेसेंट है कि इनफर्टाइल डेजर्ट है? ये कह रहे हैं जी वहां सुमेर सभ्यता थी, वहां बेबीलोनियन सभ्यता थी, राम जाने कौन कौन सभ्यता थी। अरे दो नदी है, दो नदी के बीच में चार है, चार डॉट है। कै आदमी थे भाई, और कै साल था भाई। लेकिन तुम यूरोप के लेफ्टिस्टों के नरेटिव को छेद नहीं पाते हो। क्यों? तुम्हारे पास स्कॉलरशिप नहीं है। क्यों नहीं है? तुमको स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तुम्हारा जीवन मध्य 20वीं शताब्दी तक भेड़ बकरी ऊंट, थोड़ा बाबर का वर्णन पढ़िए, क्या कहता है? तरबूजा है, खरबूजा है, अनार है, नाशपाती है, कुल वर्णन। आप आज तक इस क्षेत्र में जो कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है आप देख लीजिए। 1930 तक इस क्षेत्र की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो देख लीजिए। ये सब बताते हैं कि रसूल पैगंबर बड़े भारी व्यापारी थे, मक्का ट्रेडिंग रूट पर है। मैंने तुरंत नक्शा खोला, मक्का मदीना देखा। मैंने कहा भाई किसी को इस हद तक बेवकूफ बनाया जा सकता है? ये यूरोप वाले बेवकूफ बनाने वाले हैं और नक्शा नहीं देख के बेवकूफ बनने वाले। तो आज का 57 मिनट हो गया। मैं अपनी बात का एक नन्हा अंश कह पाई, इसमें बहुत सारी बातें बाकी हैं। अगर आदित्य जी अनुमति देंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा कि इस पर एक पूरी वार्ता हो, 1 या 2 खंड में मैं पूरा बताऊंगी। क्यों इनका ना कोई पास्ट था, ना प्रेजेंट है, ना कोई फ्यूचर है।
उनको जिहादी कहना सबसे बड़ा झूठ है। जिहाद करने का हक कुरान में केवल मोमिन को है। अई दुई ठो मोमिन नहीं है, सब मुनाफिक मुशरिक है जिनको अल्लाह ताला दौड़ा दौड़ा मारेंगे। जो नहीं हूर जब सब मिलेगी वो भी मारेगी। क्यों? इनको जिहाद का हक नहीं है, इनको हज का हक नहीं है, इनको मस्जिद में जाने का हक नहीं है, माले गनीमत की एक चवन्नी छूने का हक नहीं है। ये कुरान में लिखा है। और इन मुनाफिकों से ज्यादा ये बात किसको पता है? लेकिन यूरोप, अमेरिका और उसका लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट इनको जिहादी बताता है। ये गधे जिहादी का नकाब ओढ़ लेते हैं और अपने लूटपाट डकैती को, साधारण लूटपाट डकैत है, एक मजहबी चोला लेते हैं। ये सोचते हैं हम इसके पीछे सेफ हैं और इनको जिहादी कह के यूरोप, अमेरिका, चर्च वाला घृणा और उन्माद पैदा करता है संसार में इन साधारण डकैतों के प्रति। तो आज मैं बात खत्म कर रही हूँ। और पंकज जी का तो नंबर ही नहीं लगा क्योंकि उनका फोन मेरे पास आ गया। जी, तो मेरी बात पूरी तरह रह गई है। आज दीदी ही काफी है। हाँ, ये विषय मेरा था। नहीं मैं एक्चुअली तैयारी बहुत की थी हाँ लेकिन बोल नहीं पाई। एक्चुअली क्या है कि इन ऑल द भारत में इन लोगों की प्रगति हो रही है क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र है। नहीं 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 नहीं, हिंदू राष्ट्र होता तो ये कट दिए जाते। यहाँ पर स्टेट स्पॉन्सरशिप है, स्टेट प्रोटेक्शन है। जैसा भी संविधान है और जैसा भी एंग्लो सेक्शन इंडियन पीनल कोड या जो भी नाम अब बदल गया, केवल इसको लागू कर दिया जाए, सब उत्पात खत्म। भारत का संविधान किसी को अधिकार देता है कि आप कहें हम स्त्रियों का बलात्कार करेंगे? हमारा मजहबी हक है। स्टेट प्रोटेक्शन में उत्पात कराया जा रहा है। भाजपा कल तय कर लेगी 2 मिनट में, केवल संविधान और कानून को लागू कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट पर भी अगले वाले भाषण में टिप्पणी करूं। 5 नहीं मिनट का नहीं है, क्योंकि हिंदुओं को ना पता हो कि ये मुनाफिक और मुशरिक हो, इनको तो पता है। हमको बस पता होने की जरूरत है। और हमको भी ना पता हो, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मिलाडों को इतनी बुद्धि आ जाए, कुरान पढ़ ले, नहीं तो मेरी किताब ही पढ़ लो। कुरान तो है पर मुसलमान नहीं। खेल खत्म। हिंदू राष्ट्र होगा मतलब अधर्म, अन्याय, अनीति, पाप को शासन की दंड नीति उसी क्षण कुचल दी। नहीं एक्चुअली अभी देखा जाए तो भारतीय अच्छी इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। आपने सोल्यूशन दिया है कि उसको भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू किया जाए। मैंने नहीं तो किया, मैंने केवल एक, आज तो उस विषय पर मैंने बात नहीं किया। सोल्यूशन बाद में दे दूंगी। तो मोदी जी एक रास्ता खोल रहे हैं, सोल्यूशन निकलेगा शायद। मैंने कहा कि भैया इसी को लागू कर दो ना। राहुल गांधी और विरोधी कुल घूम रहे हैं संविधान लेके। संविधान में आप गाय कैसे काट सकते हैं? नहीं राहुल गांधी तो जॉर्ज सोरोस का संविधान लेके घूम रहा है। और जिसका भी संविधान लेके घुस रहा है, आप गाय कैसे काट सकते हैं? आर्टिकल 48। आप इतना घिनौना वक्त कानून ये सुप्रीम कोर्ट कैसे लागू रहने दे सकता है?
सुप्रीम कोर्ट का काम है देखना कि कानून संविधान के अनुकूल है कि नहीं है। ये नहीं देखता है।